आपका सवाल एक तरह से इस तरीके से समझा गया है जो आप बोलना चाह रहे थे कि आलू, उड़द, बैंगन, भिंडी, चावल, बेसन और चने की दाल को बिल्कुल बंद कर दे और इससे खाने के लिए काफ़ी नुकसान हो सकता है, ऐसा बहुत आदमियों ने समझा है। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि ये नुकसानदायक तो हो सकते हैं, लेकिन नुकसानदायक होने के साथ साथ आप इनको इस्तेमाल करते हुए भी नुकसान से बच सकते हो। तो कैसे है? ये नुकसानदायक जब है अगर इनके उपयोग में होने वाले एंटीबायोटिक नेचुरल मटेरियल की यदि आपको जानकारी नहीं है तो ये ऐसा होता है। मेरी वीडियो का मकसद यही है कि इनको खाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यदि आप खाते हो तो मेरी वीडियो का शीर्षक को समझ ले। आलू, उड़द, बैंगन, भिंडी, चावल, बेसन, चने की दाल, ये सब आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर इनका सही ज्ञान ना हो। अगर आपको यदि इसका सही ज्ञान है तो ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। ये जो हम नेचुरल चीज़ों को, हमारे लव नेचर, प्रकृति प्रेम वाले के अंदर ऐसी चीज़ों को पब्लिश करते हैं, लेकिन इसमें यदि केमिकल या ज़्यादा साइंस के रिसर्च वाली बात आती है तो हमारा दूसरा चैनल है जिसके अंदर आएगा मास्टर टेक नेटवर्क। तो ये हम सिर्फ पब्लिश करने वाले हैं लव नेचर जो प्रकृति प्रेम है, तो इसी पे। तो हमारे जहाँ हम बात करते हैं कि खाने की असली सच्चाई की, आज हम बहुत ज़रूरी और चौंकाने वाले विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें आपने पूछा है सवाल, क्यों हमें आलू, उड़द, बैंगन, भिंडी, चावल, बेसन और चने की दाल का सेवन बिना उनके प्राकृतिक एंटीबायोटिक ज्ञान के नहीं करना चाहिए। आप सोच रहे होंगे ये तो हमारे रोजमर्रा की खाने की चीजें हैं, इन्हें बंद क्यों करें? तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक दोनों दृष्टिकोण से बताया जाएगा ताकि आपको समझने में इसका दृष्टिकोण बहुत ही अच्छा रहे। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं आलू। आलू को अंग्रेजी में पोटैटो बोलते हैं। हर घर की जरूरत है, लेकिन सावधानी जरूरी है। आलू में पाए जाने वाला सेलानिन नाम का केमिकल अगर अधिक मात्रा में हो जाए तो ये धीरे धीरे जहर बन जाता है। जब आलू हरा पड़ने लगता है या अंकुर निकलने लगते हैं तब उसमें ये विषाणु तत्व बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं। तो इस चीज का समाधान कैसे करेंगे? तो पहली चीज के अंदर ही समाधान वाली बात बताना शुरू करें तो आलू को पकाने से पहले 10 मिनट तक हल्का नमक डालकर पानी में भिगो दें। पहला समाधान। दूसरा समाधान, हींग, अजवाइन और काली मिर्च का उपयोग आलू पकाते समय करें। ये शरीर में बनने वाले गैस और टॉक्सिक को न्यूट्रल कर देते हैं, यानी उसको न्यूट्रलाइज करेंगे तो वो होने वाला जो नुकसान के जो एलिमेंट्स है उसको ये खत्म कर देते हैं धीरे। तो आलू के साथ नींबू या अमचूर डालने में उससे उनके मौजूद स्टार्च हानिकारक जो बनता है उबालने के टाइम पे, वो जो जनरेट होता है वो नहीं। तो आलू के तो मैंने 3 तरीके बताया एंटीबायोटिक के लिए। तो चलो अगला ले लेते हैं आपका टॉपिक में आने वाला पॉइंट, उड़द या उड़द दाल। तो उड़द दाल, पहले बात तो प्रोटीन का खजाना है, यह शरीर का बोझ है, समझने की जरूरत है। उड़द दाल शरीर में भारी मानी जाती है। इससे प्रोटीन तो बहुत है, लेकिन अगर सही तरीके से ना बनाई जाए तो ये कब्ज, गैस और जोड़ों के दर्द की वजह बन जाती है। तो ऐसी बीमारी पालने के लिए तो इसको सावधान रहने की जरूरत है ना। तो वजह बन जाती है, तो वजह से बचने के लिए क्या करना चाहिए? उड़द की दाल में हींग, अदरक, काली मिर्च जरूर डालें। खाने के बाद अजवाइन या सौंफ लें। उड़द की दाल को रात भर भिगोकर सुबह धूप में थोड़ी देर सुखाने से इसकी अम्लता कम हो जाती है। तो जो प्रॉब्लम एसिडिटी की आती है उसका तरीका है, पहले पानी में रात भर भिगो दिया 8 से 12 घंटे तक, उसके बाद सुबह पानी को तो फेंक दिया, तो कुछ नुकसान करने वाले तत्व तो उसमें निकलेंगे, छिलके के तो निकल ही जाएंगे। और फिर उसको सूरज की पराबैंगनी किरणें, जो अल्ट्रासोनिक रेज है, वो रेज का इफेक्ट उसके ऊपर होगा तो वो बचा कुचा प्रॉब्लम भी उसका ठीक होगा। तो ये क्या है, एंटीबायोटिक कहाँ से आ रहे हैं? सारे के सारे प्राकृतिक तरीके हैं। मैंने कोई भी ऐसा चीज नहीं बता रहा हूँ जो किसी फैक्ट्री के अंदर केमिकल प्रोसेस से बनता है। तो आगे बढ़ते रहो। अगला चीज क्या बोला? बैगन। बैगन को ऐसे देसी भाषा में बोलते हैं, बिना गुण वाला चीज है तो वह है बैगन। मतलब बैगन को खाने की कहीं पे भी मैंने कोई अच्छी सलाह नहीं सुनी कि आपको बैगन खाने से ये फायदा होने वाला है। जब कहीं पे भी अच्छा ही नहीं मिले, बैगन की खेती भी करते हैं, बैगन की सब्जी की खरीद के लेके आते हैं, बैगन का भरता बनाते हैं और बैगन का खाना भी खा रहे हैं। तो ऐसा बैगन को बहुत कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी ऐसा क्यों है? और आजकल के तो नए जमाने के अंदर बैंगन ऐसे हो गए जो हर सीजन में पाने वाले हो गए। चलो बैंगन के बारे में कुछ बता देते हैं। बैंगन हर मौसम में नहीं, हर शरीर के लिए भी नहीं।
जब बैंगन की पहली कहानी है कि वो किसी मौसम के लिए सूटेबल नहीं है, किसी शरीर के लिए भी सूटेबल नहीं है। तो बैंगन में पाए जाने वाला तत्व सोलनाइन और निकोटिनॉइड एल्कालाइड्स शरीर में धीरे धीरे इफेक्ट करता है। आपके शरीर के अंदर खुजली होने वाला, एलर्जी, खुजली और गैस जैसी समस्याएं बढ़ा सकता है। इसलिए कि यदि आपको नेचुरल के एंटीबायोटिक उपाय पता नहीं, तो एंटीबायोटिक नेचुरल तरीके के एंटीबायोटिक उपाय क्या है? तो बैंगन को पकाते समय उसमें देखो हींग, राई और हल्दी थोड़ा डालें, जिससे पकाने के टाइम पे उसके जो पाने जाने वाले तत्व है उनकी मात्रा कम हो जाएगी। और जिनको त्वचा रोग, चमड़ी के अंदर दाग धब्बे, मेरे भी यहाँ पे भी कोई सफेद सफेद दिख रहा होगा, पता नहीं कैमरे में तो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मेरे को तो दिखता है। तो ऐसा कोई भी यदि दाग धब्बे, कील मुहासे, फुंसी, हाथों के ऊपर कोई खुजली चलती हो या कहीं पे निशान पड़े हुए हो, तो ऐसे कोई पेट का रोग हो, तो भाई मेरी तरफ से तो सलाह है बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, या ना के बराबर। महीना में ज़्यादा से ज़्यादा एक आध बार का मतलब 2 टाइम में 1 बार हो गया और 1 टाइम में 1 आध बार हो गया, तो 1 बार से ज़्यादा वो इस्तेमाल ना करें और बिल्कुल छोड़ दे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बैंगन के बिना हमारी ज़िंदगी रुकने वाली है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक बैंगन को लिमिटेशन मैंने बता ही दिया। बैंगन को दही और नींबू के साथ बिल्कुल नहीं खाना है। कसम खा लो, खुद सीख लो, रिश्तेदारों को सिखा दो, परिवार को सिखा दो। फिर दोबारा बता रहा हूँ, बैंगन के साथ दही या नींबू जिसको यदि साथ में लिया तो इनके समायोजन से आम वात टॉक्सिन बनता है। आपने वात पित्त दोष का नाम सुना होगा, मैं उसके बारे में किसी दिन सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो उस टाइम पे समझ लेना। लेकिन अभी की बात में इतना बताता हूँ कि आम वात टॉक्सिन जो बनता है वो जब बनता है जब बैंगन भी खा लिया साथ में और दही या नींबू में से एक खा लिया। तो ये तो बिल्कुल रट लो कि ये एंटीबायोटिक नहीं है, ये उसको ज्यादा नुकसान करने वाला। तो बैंगन मतलब बिना गुण वाली चीज तो समझ में आ गई। चलो अभी हमारा रूटीन में आदत में है जो होती है भिंडी। भिंडी क्या है? चिपचिपाहट में चिपा खतरा। गोंद के जैसे चिप 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 करेगा। सब्जी यदि बनाओगे तो पानी भी चिपचिपा बनोगा, सब्जी काटोगे तो हाथ भी चिपचिपा बनोगा। तो क्या है, अब आप भिंडी इतना चिपचिप है फिर भी खाते हो, क्यों? जीभ को लगा है स्वाद, इसलिए खाते हो। तो क्या करना है, भिंडी में प्राकृतिक रूप से मुस्सीलेज नाम का एक पदार्थ होता है जो पेट के लिए अच्छा तो है, लेकिन अगर सही तरीके से ना पकाए जाए तो ये पाचन तंत्र में रुकावट पैदा करता है। यानी शरीर में फायदे की चीज है, लेकिन उस फायदे को लेने का तरीका सही ना हो तो ये आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। चलो, तो इसके लिए नेचुरल एंटीबायोटिक उपाय हम क्या कर सकते हैं? भिंडी में अदरक, जीरा और अमचूर डालें ताकि इसका जो चिपचिपापन है ना, उसका असर जो नुकसान करने वाला कम हो जाए। दूसरा, लोहे के बर्तन में भिंडी ना पकाए। पता नहीं कौन किसको बता देता है लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाए। भाई बिल्कुल भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। लोहे की यदि आपके पास भगोनी है तो भिंडी के ऊपर कसम खा लो, भिंडी हमारे घर में आएगी नहीं। यदि आपके पास हो मिट्टी वाला या फिर दूसरा स्टील वाला हो, लोहा स्टील अलग अलग होता है। लोहा का मतलब जिसमें मैग्नेट लगता है, तो यदि आपका जिसमें मैग्नेट नहीं लगता है, स्टील वाला, तांबे का, पीतल का, खांसे का और इस्तेमाल करो। लेकिन वो तो बिल्कुल नहीं, लोहे वाला इस्तेमाल करते हो तो भिंडी वाला तो बिल्कुल भी टच नहीं करना, भिंडी को उसमें छूना नहीं। इसमें उसमें क्या है, ऑक्सीडेशन बढ़ता है, एक तरह से पॉइजन उसके अंदर जनरेट होना शुरू होता है। तो फिर और अगला क्या है, भिंडी पकाने के बाद उसे तुरंत ठंडा ना करें और इसे बिल्कुल ठंडा होने के बाद भी ना खाएं। तो क्या होगा, भिंडी की सब्जी बना लिया, किसमें बनाना वो बता दिया, लेकिन बनाने के बाद उसको ढक के रखें, उसके ऊपर सीधा पंखे के नीचे ना लेके जाए और एकदम ठंडा हो। और सर्दी का टाइम है तो ढक्कन खोल के तुरंत लिया, तुरंत खाया। उसको बिल्कुल ठंडा होने के बाद ना खाए, नहीं तो वो नुकसान है। तो यदि गरम खाओगे तो फायदा करेगी, ठंडा खाओगे तो नुकसान है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया कि गर्म खाने से फायदा, ठंडा करने से नुकसान। तो भिंडी के बारे में तो समझ गए। अब आगे आ जाते हैं कि नॉर्थ इंडिया में तो चावल का तो रवैया है, साउथ वाले और वेस्ट बंगाल के इलाके में तो बहुत ज़्यादा चावल इस्तेमाल करते हैं। तो चावल क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए? भाई जिस शरीर के लिए जो चीज़ हजम नहीं होता, जिनके राशन लिस्ट में नहीं है, वो खाएंगे तो उनके लिए तो नुकसान ही करेगा ना, उनके लिए कहाँ से फायदा करेगा? तो चलो, चावल खाने वाले तो चावल खाएंगे, लेकिन चावल खाने वाले उसके एंटीबायोटिक उपाय जानते हैं। इसलिए मैं बता देता हूँ कि सफ़ेद चावल पॉलिश किए जाते हैं, जिसमें उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और फाइबर निकल जाता है।
अगर चावल ज़्यादा खाते हैं तो शरीर में शुगर लेवल और फैट बढ़ने लगता है। तो पहले बात तो ज़्यादा पॉलिश वाले चावल जिनको चमकाया हुआ रहता है, काँच के जैसे चमकता है ना, वो यदि आप खाते हो तो आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की शरीर में कमी आएगी और उसके फाइबर है जो आपके हाथों को बढ़िया करते हैं ना, वो सिस्टमैटिकली वो काम नहीं करेगा। तो ज़्यादा पॉलिश वाले चावल नहीं खाने चाहिए। तो और चावल को रेगुलर खाएँगे, रोटी खाएँगे, सूखी रोटी खाएँगे, तो आपका शरीर से क्या है शुगर को खींचता है। मतलब वो डिस्ट्रॉय आपके टॉयलेट रास्ते से चले जाते हैं। लेकिन यदि चावल खाते हो तो आंतों के साथ चिपकता है और आपका शुगर और साथ में फैट दोनों बढ़ता है। तो जिनके लिए चावल खाने वाले हैं, सिर्फ़ जिनको राइस ईटर बोलते हैं, तो मेरी सलाह है कि आप दिन भर में यदि 600 ग्राम आप चावल खाते हो तो एटलीस्ट 200 से 220 ग्राम आटा भी खाएँ, ताकि आपका फाइबर और शरीर का संतुलन बना रहे और आपका शुगर लेवल वगैरह कंट्रोल रहे। लेकिन जो राइस ईटर नहीं है और आटा ईटर है, जो गेहूँ खाने वाले हैं, उनके लिए तो सलाह है यदि आपको शुगर है तो बिल्कुल चावल को त्याग देना ही सबसे अच्छा है। महीना में 1-2 बार खा लेने से चलेगा, लेकिन ज़्यादा तो बिल्कुल ना खाएँ। अब नेचुरल एंटीबायोटिक क्या है कि आप चावल भी खा लें और नुकसान नहीं होगा। तो चावल के साथ यदि आप घी, दाल और हरी सब्ज़ी लेते हो तो उसके होने वाले नुकसान आपको कम होंगे, फ़ायदा ज़्यादा होगा। ब्राउन राइस या हाथ से कुटे चावल स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। क्या है, चावल का जो छिलका निकालने का प्रोसेस है, जो राइस मिल का काम है, वहाँ पे हाई स्पीड से हैमरिंग होती है। चावल का छिलका है बहुत ही स्पीड से निकालते हैं। जब बहुत ही स्पीड से कोई भी काम होगा तो एनर्जी जनरेट होगी, हीट पैदा होगी। तो वो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, वो उतना नहीं। जैसे आटा चक्की के अंदर आपने आटा तो गेहूँ तो कम छोड़ा और आटा पीस रहे हो और उसमें दबाव ज़्यादा दे दिया, बारीक पीस दिया तो गर्म ज़्यादा होगा तो आटे के गुण खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही चावल के अंदर भी गुण खत्म होते हैं। तो यदि छोटे प्लांट में बने हुए चावल है, तैयार किए हुए हैं, जैसे ब्राउन राइस होते हैं, वो छोटे प्लांट के होते हैं और हाथ से कूट-कूट के जहाँ पे वो पहले गाँव देहाती रूरल वाले लोकेशन में वाले हैं, वो बनाते हैं, तो वो चावल स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया है। लेकिन मजबूरी है, वो चावल पूरे भारत को सप्लाई नहीं कर सकते। चावल मिलकर तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, लेकिन कोशिश करो यदि अच्छा मिल सकता है। तो चावल के साथ में क्या करोगे, जीरा, लौंग, हल्दी डालकर यदि चावल पकाए जाते हैं तो चावल के क्या है, शरीर को गर्म करते हैं और टॉक्सिन को कम कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका चावल बहुत अच्छा बनेगा, बहुत अच्छा रहेगा और चावल खाने के अच्छे से अच्छे आप तो चलो यार एक बार और भी तो चावल के बारे में तो काफ़ी हद तक समझ ही गए होंगे। अब आ जाते हैं हम मोटा-मोटा हमारे दिमाग में याद आया टॉपिक है बेसन। तो बेसन प्रोटीन भरपूर लेकिन गर्म तासीर वाला। बेसन यानी चने का आटा ज़्यादातर लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन गर्मी के मौसम में ये त्वचा, एलर्जी, गैस और सिर दर्द दे सकता है, ये देता है। तो बात करें कि इनसे बचने के लिए नेचुरल एंटीबायोटिक उपाय इसके क्या किए जाने चाहिए। तो बेसन में हींग, धनिया पाउडर और हल्दी मिलाएं। दही या नींबू के साथ बेसन का सेवन कतई ना करें। फिर बोल रहा हूँ, दही या नींबू बेसन के साथ इस्तेमाल ना करें। बेसन के सेवन के बाद छाछ या सौंफ का पानी पीने से उसका होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है, यानी उसे टाल लेना चाहिए। जब बेसन की बात आ गई तो कुछ आदमी बोलते हैं कि यार बेसन के लिए मना किया है तो क्या चने की दाल की भी मनाही है। चलो चने की दाल के बारे में बता देता हूँ। तो चने की दाल एनर्जी देती है लेकिन भारी होती है। चने की दाल में फाइटिक एसिड और प्रोटीन ज़्यादा होते हैं जो बिना पाचन सुधराए शरीर में गैस और पेट दर्द का कारण बन जाते हैं। नेचुरल एंटीबायोटिक उपाय इसके लिए क्या करना चाहिए, चने की दाल को पकाते समय हींग, लहसुन डालें। रात में चने की दाल का सेवन न करें, यानी चने की दाल यदि खाने की जरूरत है तो सूर्य की रोशनी खाने के बाद लगना जरूरी है, यानी आप सुबह और दोपहर काम ले सकते हैं। भिगो कर बनाने से दाल में के एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं और ये आसानी से पच जाते हैं। दाल को क्या है, तुरंत बॉइलिंग किया, कुकर में सीटी मारा, खाना पका, ऐसा नहीं। दाल को क्या है 4 से 12 घंटे पहले पानी में डाल के छोड़ दें ताकि उसके एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे और शरीर के लिए फायदा होगा और ये आपके पाचन सिस्टम को आराम से अच्छे से करेगा। तो फिर मैं ये बात करता हूँ कि आयुर्वेद में इतना सब कुछ के बारे में जानकारी कितनी दी है या क्यों दी है, क्यों नहीं दी। तो आयुर्वेद के जो वेद है उनमें तो सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। ऐसे तत्व छोड़े नहीं हैं जो कि उनमें कवर नहीं किए हुए हैं। जितने रिसर्च हुए थे पूरे तत्वों की जानकारी दी हुई है। तो यहाँ पे बात मैं बताऊँ कि आयुर्वेद कहता है कि हर सब्जी, हर दाल का एक वात, पित्त, कफ, मैंने शुरू में बोला था वात, पित्त और कफ
क्या होगा? तीनों ही शरीर के काम की चीज़ है, तीनों के ही दुष्प्रभाव भी हैं। तो उसका प्रभाव दुष्प्रभाव दोनों को आपको समझने की सख्त ज़रूरत है। तो वात पित्त कफ के बारे में तो हम एक वीडियो सेपरेट बनाएँगे। ये भी आपने कमेंट्स में लिखा, वात पित्त कफ। तो पूरी कंप्लीट वीडियो 30 से 40 मिनट की रहेगी, जिसमें काफ़ी जानकारी होगी और जो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखते हैं, उनके लिए तो वरदान साबित होगा। चलो उसके बारे में अगर आप ये नहीं जानते हो कि कौन-सा भोजन आपके शरीर के अनुसार सही है, तो धीरे-धीरे इस टॉक्सिन बन जाता है। इसलिए अगर आप बार-बार थकान महसूस करते हैं, पेट में गैस, एसिडिटी या दर्द होता है, त्वचा पर दाने-दाने या ऐसे खुजलने वाला एक्शन होता है, नींद तो आती है लेकिन बीच में नींद खामोखा ऐसे ही टूट जाती है। यानी नींद अच्छी तरह से नहीं आती, नींद में भी बार-बार डिस्टर्बेंस होता है या गहरी नींद का आप मज़ा नहीं ले पाते। तो ये इस बात का संकेत है कि आपका भोजन बिना नेचुरल बैलेंस के है। यानी आपका प्रकृति आपको खाने को पचाने में सहायता नहीं दे रही। जैसे गर्मी की तो बात नहीं बोलता हूँ, सर्दी की बात है, तो मैं खुद ये कॉलर वाले, बंद गले वाले कपड़े पहनना पसंद करता हूँ। तो मेरा सीना का इलाका हो गया, फेफड़ों का इलाका हो गया, हमासे तक का इलाका हो गया और ये गले की जो थायराइड वाला इलाका हो गया। ये जो हमारा शरीर की होने वाली जो एनर्जी है, वो यहाँ से डिस्चार्ज ना हो और हमारा पाचन सिस्टम सबसे अच्छा है। तो मेरी तरह से यदि आप कॉलर वाला या कोई क्लोज वाला सर्दी में कपड़ा पहनते हो, तो ये एक बहुत ही अच्छा फ़ायदे वाली चीज़ है। तो ये एक प्राकृतिक बोलो ना अप्राकृतिक शरीर को ढकना, ये प्राकृतिक प्राकृतिक मतलब यदि आपके बाल इतने बड़े हैं मेलों के जैसे जो आपके कमर तक जा रहे हैं, तो बाल कुछ पीछे बिखरे हैं, कुछ आगे बिखरे हैं, वो यहाँ तक ढका हुआ है, तो वो प्राकृतिक ढकान होता है। तो जंगल में भालू को पाचन सिस्टम सही क्यों रहता है? वो इसीलिए रहता है। लेकिन हम मॉडर्न जंगल में क्या है, दाढ़ी के बाल काट देंगे, मूंछें काट देंगे और फिर हमारे पास शरीर में बाल है जो पीछे होते नहीं हैं, तो हमारा जो पाचन सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हमें अतिरिक्त कवच की ज़रूरत है। तो ये एक मैंने छोटा-सा तरीका बताया। चलो आगे बढ़ते हैं प्राकृतिक एंटीबायोटिक और डिटॉक्स के बारे में कि ये कौन से प्राकृतिक चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिक करती हैं। टॉक्सिक मतलब पॉइज़निंग, डिटॉक्सिक मतलब पॉइज़निंग का होता है। तो अमृत और जहर। तो जहर तो नुकसान की चीज़ है, अमृत फ़ायदे की चीज़ है। ऐसे ही डिटॉक्सिक करने से अमृत वाले गुण मिलेंगे। टॉक्सिक का मतलब विषैले पॉइज़न करने। प्राकृतिक एंटीबायोटिक का मतलब होने वाले नुकसान जो दुष्प्रभाव को कंट्रोल करने में जिस चीज़ की मदद मिलती है, वो एंटीबायोटिक के नाम से होता है। ये ज़्यादातर अंग्रेज़ी दवाओं में भी होता है। हम यहाँ अंग्रेज़ी दवाओं के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ़ आयुर्वेद की बात करेंगे, एलोपैथी की बात नहीं करेंगे, होम्योपैथिक दोनों के बीच की कड़ी है, वो भी बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ़ आयुर्वेद के बारे में बोलेंगे कि एंटीबायोटिक तत्व क्या होते हैं, जो आपके घर में किचन में आराम से मिल सकते हैं। तो मैं बताना चाह रहा हूँ मेरे डिस्क्रिप्शन में आप नीचे कमेंट करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, वहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है जो हिंदी में, इंग्लिश में दोनों में मिल जाएगा। तसल्ली से आप पढ़ सकते हो। लेकिन वीडियो देखने के बाद पढ़ोगे तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए एक्सपर्ट बन जाओगे। तो मैं प्राकृतिक एंटीबायोटिक जो अपना घर में मिलता है, हमारे शरीर को स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहता है, तो क्या-क्या चीज़ें हैं, उनके नाम क्या हिंदी, इंग्लिश दोनों में बता दूँ? चलिए बता देता हूँ। हल्दी, हल्दी पीला-पीला रहता है, कच्चा सब्ज़ी बनाने में काम आएगा, गाँठें पड़ जाती है, तो कूटना-पीटना काफ़ी मुश्किल रहता है। यदि उसको पाउडर बना लिया, तो आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इंग्लिश जानने वालों के लिए बता दूँ, इसको टर्मरिक बोलते हैं। ये हर तरह के शरीर के संक्रमण को ठीक करता है, आपका ब्लड को फिल्ट्रेशन करने का काम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है इसके अंदर। तो दूसरी बात करें, सेम हल्दी के तो पीली होती है और अदरक की होती है सफ़ेद दूधिया कलर में। तो फिर क्या है, हल्दी तो पीली होती है, लेकिन अदरक सफ़ेद होती है, सेम ज़मीन में से निकलने वाली होती है। गीली रहती है तो सब्ज़ी बनाने में काम आ जाती है, सूख जाती है तो गांठें पड़ जाती है और उसको ठोक पीट के मामजस्ता में या मिक्सी में तो पाउडर तैयार कर देते हैं। तो ये होने वाली चीज़ें जो गीली तो चाय में डालने के लिए कुछ सब्ज़ी में भी डाल देते हैं और ज़्यादातर क्या है, इसका यदि पाउडर रहता है तो बाद में खाने में बहुत अच्छा रहता है। तो इसको अदरक बोलेंगे, पाचन के अंदर सुधार करता है और इसको इंग्लिश में हम जिंजर बोलेंगे, जिंजर। चलो अभी आगे आ जाते हैं। एक हींग। हींग का काम होता है अपना बनने वाली गैस को कंट्रोल कर देता है और इसका जो इंग्लिश नाम होता है अस्फाइटिडा। तो ये अपना गैस को कंट्रोल करने के लिए हम लोग खाने में इस्तेमाल करेंगे। और तुलसी,
तो हम बात कर रहे थे तुलसी के बारे में। तो तुलसी क्या काम की चीज़ है? तुलसी जिसको इंग्लिश में बेसिल बोलते हैं और ये रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है। तो इसके अलावा आपको देखा जाता है, जो सभी जानते हैं, लहसुन। लहसुन को फिर गार्लिक बोलते हैं और लहसुन प्राकृतिक एंटीबायोटिक है, जो बहुत सी जगह में काम आती है। वीडियो ज़्यादा लंबा होने से बचने के लिए हम बस इतना ही बताएंगे इसमें। काली मिर्च और लौंग ये खून का शुद्धिकरण करते हैं, तो खाने के इसके इस्तेमाल करने के तो फायदे ही नहीं। नीम और गिलोय, गिलोय मतलब जिसको नीम बोलते हैं, जो बेल बोलते हैं। नीम एक पेड़ होता है, दोनों का कलम होता है। ये शरीर को टॉक्सिक से बचाता है। तो इन चीज़ों का यदि आप प्राकृतिक एंटीबायोटिक डिटॉक्सिक मटेरियल को इस्तेमाल करोगे तो कोई केमिकल की तरफ जाने नहीं। तो संतुलित भोजन के लिए नियम क्या है? तो भोजन को हमेशा धूप, हवा और भावनात्मक शांति के साथ लेना। एक मन दुखी करके खाना खाना, ये कोई केमिकल अंदर नहीं है, ब्रेन का प्रोग्रेस होता है। तो जब भी खाना खाते हो शांति बना करें और आपको रोशनी सफिशिएंट होनी चाहिए और हवा लगनी चाहिए। तो ये एक पहला नियम हो गया। दूसरा नियम में मैं यूँ देता हूँ कि 2-3 तरह के भारी पदार्थ एक साथ ना लें। भारी पदार्थ के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, कौन सी चीज़ भारी है, कौन सी हल्की है। तो वो भारी चीज़ों को एक साथ ना लें। एक चीज़ भारी है तो बाकी साथ में रखें। भोजन में कम से कम एक हरा तत्व, जो हरी सब्जी है, जैसे हरा धनिया, जिसको ग्रीन सलाद भी बोल सकते हैं, तो वो साथ में लेना आवश्यक है। भोजन के तुरंत बाद पानी ना पिए। मुँह के अंदर कुल्ला करने के लिए जो आपका 10-20 ml है उतना ही पिए और फिर पानी भरपेट पीने के लिए कम से कम 30 मिनट का अंतराल रखें। हफ्ते में एक दिन डिटॉक्स डे रखें, जिसमें सिर्फ फल, सलाद, सूप या खिचड़ी लें। यानी ओवरऑल यूँ बता दूँ कि भारी खाने से बचने की पूरी कोशिश करें। तो मैं इसके साथ क्या है, मेरे वीडियो को थोड़ा समापन की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। तो मैं छोटा-छोटा बताऊँ। दोस्तों, भोजन में शरीर का पहला डॉक्टर। यदि आप किसी डॉक्टर से अच्छा अपने भोजन को डॉक्टर मानते हो तो सबसे पहला डॉक्टर। लेकिन जब हमें इससे बिना सही जानकारी के खाते हैं, वही भोजन आपको धीरे-धीरे बीमारी बन जाता है। इसलिए अगली बार जब आप आलू, उड़द, बैंगन, भिंडी, चावल, बेसन या चने की दाल बनाएं तो पहले सोचें, क्या आप इसे जानते हैं? इससे नेचुरल एंटीबायोटिक संतुलन के बारे में। अगर नहीं तो पहले ज्ञान बढ़ाइए, फिर भोजन बनाइए, क्योंकि भोजन वही अमृत बनता है जो समझदारी से खाया जाए। वीडियो के लिए मैं अपना बता दूं कि अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि कोई अपने भोजन को दवा बना सके, जहर नहीं। धन्यवाद। स्वस्थ रहे, सजग रहे और प्रकृति के साथ जुड़े रहे। तो मैं यहीं पे अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। बस क्या ज़रूरी है, अपना समय का फ़ायदा उठा लें।